हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे किसान भाई अभी एक ही जिद को लेकर बैठे हुए हैं कि एमएसपी कानून बनना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यह कानून क्यों नहीं बन सकता। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट हो, वो इसको कानून नहीं बना सकती। और अगर ये कानून बन जाता है तो देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इन सब बातों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। पहले क्या होता था? पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार IMF और GATT के थ्रू होता था, यानी वर्ल्ड बैंक और जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टैरिफ के थ्रू यह व्यापार किया जाता था। लेकिन इसमें पहले एक कमी थी। कमी यह थी कि पहले किसी भी चीज की लागत तय नहीं थी। मतलब कोई भी देश किसी भी दूसरे देशों के साथ अपनी मन मर्जी के भाव से अपने देश में पैदा होने वाली चीजों को बेच सकता है। मतलब पूरे तरीके से आप लगा लो असमानता थी एक दूसरे देशों के साथ। जैसे कि यूक्रेन में तेल अच्छा हो रहा है तो यूक्रेन के जिस देश के साथ संबंध अच्छे होंगे तो उस देश को तो वह कम दाम में तेल को बेच देगा, और जिस देश के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होगा उसको वह ज्यादा दाम में बेच देगा। तो इस प्रकार जो विकसित और विकासशील और जो अलग विकसित देश थे वह ऊपर नहीं उठ रहे थे। विकसित तो चलो मान लो पहले से विकसित थे, लेकिन ऐसे में जो विकासशील देश थे या फिर अलग विकसित देश थे वो ऊपर नहीं उठ रहे थे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सभी देश एक साथ मंच पर एकत्रित हुए और उन्होंने बनाया WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन में मुक्त व्यापार किया जाएगा। मुक्त व्यापार कैसे? जैसे कि मान लो भारत कृषि उत्पादक देश है, भारत में गेहूं अच्छी मात्रा में हो रहे हैं, गेहूं की पैदावार, और गेहूं की जरूरत सभी देशों को है। तो ऐसा नहीं है कि भारत अपने देश में तो गेहूं कम दाम में बेच रहा है और जो बाहर के देश हैं जिनको गेहूं की जरूरत है उनको वो अपने मन मर्जी के लागत में बाहर बेच रहा है। यह नहीं होगा। एक समान वो जैसा मतलब उसकी लागत है वो निश्चित कर दी गई। जैसा वो अपने देश में दे रहा है वैसा ही बाहर के देशों में देना होगा। सभी एक दूसरे देशों में मतलब बिल्कुल समान व्यवहार। मतलब सारे देश विश्व का एक हिस्सा है। जैसे कि विश्व एक देश है और सभी देश उसका हिस्सा है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं वैसे ही सभी देशों में आपस में व्यापार होने लगा। लेकिन इसमें भी फिर एक कमी आई, इसमें भी एक मुश्किल आई। इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी यह थी, चलो जो विकसित देश हैं वो तो चलो आपस में सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ऐसे में जो अलग विकसित देश हैं वो क्या करेंगे? वो अपने देश से किस चीज को बेचेंगे? वो बाहर से इनपुट ही कर रहे हैं। मतलब तो अगर वो लगातार इनपुट करते रहेंगे तो फिर उनके देश का जो पैसा है वो भी बाहर चला जाएगा। मतलब जो कुछ उनकी GDP है वो भी बाहर चली जाएगी, क्योंकि वो खरीद ही खरीद रहे हैं, कुछ उत्पादन तो कर नहीं रहे संसाधनों की कमी की वजह से। तो वो ऐसे में क्या चाहेंगे? ऐसे में वो चाहेंगे कि उनके पास भी संसाधन हो, और संसाधन पाने के लिए फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर वो सारा पैसा संसाधन खरीदने में ही लगा देंगे तो फिर वो उत्पादन कैसे करेंगे किसी भी चीज का? क्योंकि किसी भी चीज का उत्पादन करने में लागत लगती है। तो फिर इसको भी मद्देनजर रखते हुए WTO ने एक आरक्षण किया। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब होता है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो तो पहले से ही ऊंचा है, उसका स्तर ऊंचा है, और एक दूसरा है उसका स्तर नीचा है। तो जो नीचे वाला है उसको कुछ उसकी सहायताएं करके, उसका कुछ सहयोग करके उसको भी जो जिसका ऊंचा स्तर है उसको बराबर लाया जाए उसको भी। तो ये होता है आरक्षण। तो WTO ने कुछ आरक्षण दिए कि जो विकसित देश हैं वो इन अलग विकसित देशों के साथ इन देशों में जैसा भी मतलब किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो वो इन देशों से जरूर खरीदेंगे। ये आरक्षण दे दिया ताकि ये भी कुछ उभर के ऊपर आ सके, न कि ये हो कि विकसित देश तो ऊपर जा रहे हैं और जो अलग विकसित देश हैं वो और नीचे आ रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो, क्योंकि WTO किस लिए बनाया गया था? WTO सभी देशों को समान बनाने के लिए ही बनाया गया था। अविकसित देशों का तो चलो हो गया, उनको तो आरक्षण दे दिया और उनसे भी सारी चीजें खरीदी जाने लगी।
अब बात आती है भारत जैसे विकासशील देशों की। तो भारत ने क्या किया, क्योंकि जो भारत से उत्पादन होता है वो कृषि से ही होता है, तो भारत सरकार ने क्या किया, किसानों को सब्सिडी देना शुरू कर दिया। मतलब जो उसका पूरी जीडीपी होती थी, तो उस जीडीपी का हिस्सा, कुछ हिस्सा उन्होंने किसानों को सब्सिडी के तौर पर देना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे और उनकी लागत है उनकी जेब पे ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मतलब वो कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे। ऐसा भारत सरकार ने किया। तो इस प्रकार भारत करते देखकर जो विकसित देश थे, अब वो विकसित देश भड़क गए। वो क्यों भड़क गए, उन्होंने कहा कि ऐसा कर करके तो ये देश फिर और ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे, ये तो अपने देश से ज़्यादा पैदावार करके और फिर बाहर पूरा माल है अपना वो बेचेंगे। फिर भारत सरकार ने कहा कि हम इसमें गलत क्या कर रहे हैं, हम अपने देश से उत्पादन ही तो ज़्यादा करवा रहे हैं, अब बताओ कि अब हम क्या करें। तो फिर WTO ने फिर एक फैसला लिया। उसमें क्या था, उसमें निश्चित कर दिया गया कि जैसे भारत है वो किसी चीज़ का उत्पादन करके 100 करोड़ रुपए कमाता है, तो 100 में वो 100 का 10% हिस्सा ही किसानों को देगा उनकी मदद के लिए। जैसे 100 करोड़ रुपए हैं, उनमें से केवल वो 10 करोड़ रुपए ही किसानों को उनकी मदद के लिए दे सकता है। ये राशि निश्चित कर दी गई। फिर भारत ने यह भी एग्रीमेंट कर लिया और उस पर अपने दस्तखत कर दिए कि हाँ ऐसा ही होगा, केवल 10% हिस्सा ही है वो उनकी सहायता करने के लिए दिया जाएगा। अब जो हमारे किसान भाई हैं वो भड़के हुए हैं एमएसपी को लेकर कि एमएसपी कानून बनना ही चाहिए। तो अगर, क्योंकि भारत ने पहले ही दस्तखत किए हुए हैं और जो किसान हैं वो मांग रहे हैं, उनकी मांग यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से सहायता मिले। तो अगर फिर वो ऐसे करती है सरकार, तो फिर वो WTO का हिस्सा नहीं रहेगी और किसानों की मांग भी यही है कि वो WTO से अलग हो जाएं। तो चलो अब बात यहाँ पर ये आती है कि चलो मान लो भारत किसानों के कहने पर WTO से अलग हो गई, लेकिन भारत अकेला कृषि पर ही तो निर्भर नहीं है, और भी तो सारी चीज़ें हैं। जैसे भारत को तेल की ज़रूरत पड़ती है, जूट उद्योग हैं, ज्वेलरी उद्योग हैं, मतलब भारत में तो केवल कृषि उत्पादन ही होता है और कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिशियन की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भारत को दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इससे कैसे अलग हो सकता है। तो इनको इस बात की समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ एमएसपी का अर्थ क्या होता है। एमएसपी का अर्थ है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार द्वारा फसल की बुआई के समय ही फसल की लागत तय कर दी जाती है। फिर बाद में बाजार में फसल के दाम गिरने या फिर ज़्यादा होने से सरकार उसकी लागत कम या ज़्यादा नहीं करेगी। जो लागत उसकी तय की गई थी उसी लागत में वह ली जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं बता देती हूँ कि जैसे किसी भी फसल की लागत सरकार ने 100 रुपये की तय की थी, तो अगर बाजार में वही फसल 90 रुपये में मिल रही है तो सरकार फिर भी उसको 100 रुपये में ही लेगी। और एमएसपी सरकार सारी चीज़ों को मध्य रखते हुए तय करती है। उसकी बाजार में मांग कितनी है, कितनी आपूर्ति हो सकती है, और जिले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी स्थितियों को देखते हुए एमएसपी तय करती है। तो इस प्रकार ये एमएसपी सरकार क्यों लागू नहीं कर सकती और एमएसपी क्या है, इन सब तथ्यों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।